हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज हम अपना जो एजुकेशन का है वो नेक्स्ट पेपर देखेंगे। और एजुकेशन के नेक्स्ट पेपर में कौन सा देखेंगे? हमने जून का देख लिया था, अब देखेंगे दिसंबर का, यानी दिसंबर 2014 का पेपर देखेंगे। तो समय व्यर्थ न करते, चलिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, फ्रोबल के आदर्शवाद के विषय में कहा गया यानी कहा जा सकता है, कहा गया है, कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? तो ये कहा जा सकता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिगम में ज्ञान भावनाओं तथा क्रियाओं के संयोजन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सत्य के स्वरूप के विषय में है, यानी कि सत्य के स्वरूप में के विषय में क्या है, तो वो हो जाएगा आदर्शवाद। आदर्शवाद कहता है कि यह निष्पक्ष है, जिसकी खोज तर्क तथा अंत यानी कि प्रज्ञान के द्वारा की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। चलिए आगे चलते हैं। वे सब व्यक्ति जिनके शिक्षा दर्शन का आधार प्रयोजनवाद माना है, तो वह सब क्या होंगे? वे सब होंगे दावा करेंगे कि ज्ञान अंतिम है, जबकि सत्य सापेक्ष होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। कथन और कारण का क्वेश्चन है। तो कथन क्या कह रहा है, इस बात पर लगभग सर्वसम्मिलित है कि सरकार प्राथमिक विद्यालय में विद्यालय से वितरित होने यानी कि हो जाने वाले की दर पब्लिक स्कूल की तुलना में बहुत अधिक है। तर्क क्या कह रहा है, इसलिए है कि सरकारी प्राथमिक विद्यालय में पाठ्य सामग्री क्रियाकलाप पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है। तो ये बात तो सही है कि क्या नाम आपको जो इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, तो यानी कि पर इसका जो आंसर है उसने कहा है असत्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ये हो जाएगा। 1 सही और 2 सही गलत है। ये बात जो है, ये बात क्या आप इस बात से सहमत हो? जो इसने एक पेपर के उद्देश्य से, यानी कि पेपर के उद्देश्य से माइंड को क्या करा है, सेट करा है कि सब चीज़ मिलती है। क्या आप इस बात से सहमत हो? सरकारी स्कूल में पब्लिक स्कूल की अपेक्षा सारी चीज़ें मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक छात्र एक समस्या लेकर अध्यापक के पास आता है और पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, पहले तो समस्या जो होती है उसका देखना चाहिए कि यानी कि अध्यापक को छात्र से ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जिससे क्या वो यानी कि वो पहले निर्णय ले सके। तो इसमें क्या कह रहा है, अध्यापक को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए समझदारीपूर्ण निर्णय पर पहुंचने के लिए अपेक्षित यानी कि सूचनाओं का विकास कर सके, वो खुद ही अपनी समस्या को सुलझा सके। ऐसे प्रश्न पूछ के उसे आगे लेके चलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आधार वाक्य लोकतांत्रिक विद्यालय संचालन के साथ असंगत है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, प्रत्येक अध्यापक को शिक्षा का उद्देश्य प्राप्त करने को समान योगदान देना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से बेमेल पद कौन सा है? तो बेमेल कौन सा है? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर पहला नहीं, इसका होगा, क्योंकि पहला तो है ही, बुद्धि आ जाएगा, अंतःक्रिया आ जाएगा, मानसिक आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएंगे सारे के सारे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिता। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। शिक्षा प्रारंभ करने हेतु पबजा अनुष्ठान निम्न में से किस संबंध में किया जाता है? तो ये किसका आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका भी बौद्ध धर्म से संबंधित है ये। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मैच द फॉलोइंग है। इवन इल्च, तो इवन इल्च किससे संबंधित? एजुकेशन एंड सोशल ऑर्डर। डीवी किससे संबंधित है? डीवी है द लेबोरेटरी स्कूल पाओलो फेरी ब्रेकिंग काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ये हो जाएगा 4 नंबर। और ये हो जाएगा लास्ट जो बचा आपका हो जाएगा 3 नंबर, यानी कि सोसाइटी। तो इस हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो सही क्वेश्चन इसका आंसर पूछा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सही में? तो इसका हो जाएगा पहला,
मकतब वह स्थान है जहाँ विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने सिखाया जाता है, जबकि मदरसे में व्याख्यान दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला। ये कौन से इससे हो जाएगा? ये आपकी मुस्लिम धर्म यानी कि जो एजुकेशन है इस्लामिक दर्शन से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? शिक्षा की प्रक्रिया में समाजशास्त्र में सामान्य सिद्धांत के अनुप्रयोग को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका शैक्षणिक समाजशास्त्र, यानी कि पहला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आधुनिक समाज में कोई व्यक्ति औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने प्रारंभिक वर्ष का एक बड़ा हिस्सा डैश व्यतीत करता है। तो क्या करता है भाई? वो कहाँ पर व्यतीत करता है? वो करता है विद्यालय में। भाई विद्यालय में तो करता है। आप ये मान लो आप 5 साल के स्कूल में चले गए और 18 साल तक, जब 18 के होगे तब स्कूल से निकलोगे, या 18-19 जब भी होगे, तो क्या होगा? वो एक बड़ा हिस्सा क्या कर रहा है? अपने शिक्षा को दे रहा है। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवस्था का अंग नहीं है? भाई सामाजिक जो व्यवस्था है उसका क्या है? भूमिका होनी चाहिए, यानी कि सामूहिक गतिविधि होनी चाहिए, एक तरह से मूल्यांकन होना चाहिए, प्रतिवेदिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक संगठन में बदलाव मुख्यतः इसके डैश में संबंधित है। तो किसके डैश में संबंधित है? ये हो जाएगा आपके संरचनात्मक पहलू और क्रियान्वयनात्मक पहलू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएंगे, यानी कि सी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कथन और कारण का क्वेश्चन है। कोई समता मूल्यांकन समाज में सदस्यों को अवसर की समानता देने के साथ साथ प्रतिभा के आधार पर उत्कृष्ट प्रदान करने की दिशा में प्रयास रहता है। यह लक्ष्य परस्पर एक तरह से व्यवृत्ति तथा दोनों के प्राप्त करने का संभव है। तो देखो, जब इस तरह का क्वेश्चन आए और आपका हो यूजीसी नेट, तो भूल कर भी ये गलती मत कर देना कि आप सीधे सीधे दोनों सही हो। ये होगा सही और गलत। 50% या 70% आपको एक सही एक गलत मिलेगा यूजीसी नेट में। अगर आप सीटेट टाइप क्वेश्चन पेपर दे रहे हो तो पहला मिल जाएगा, ए और बी दोनों सही। और अगर यूजीसी नेट टाइप पेपर दे रहे हो तो आपको एक सही और एक गलत मिलेगा ही मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक उप व्यवस्था के रूप में किसी स्कूल की मुख्य विशेषता नहीं है? तो मुख्य विशेषता नहीं है, क्या हो जाएगा? संसाधनीय दृढ़ताकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर, यानी कि संसाधन की बात करें, संसाधन समृद्धिकरण हो जाएगा उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से नीति को उनकी प्रस्तुतिकरण के आधार पर कालक्रम व्यवस्थित करिए। तो इसके कालक्रम व्यवस्थित करने आया, तो यानी कि इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा शिक्षा की चुनौती एक नीतिगत परीक्षण, यानी कि 3 आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की प्रतिवेदन, यानी कि प्रतिवेदन कौन से? चट्टोपाध्याय, ये जो डीपी चट्टोपाध्याय कमेटी थी। इसके बाद कौन सा आ जाएगा? इसके बाद आ जाएगा आपका राममूर्ति, यानी कि ये हो जाएगा राममूर्ति वाला, प्रवृत्ति और मानवीय समाज की दिशा में राममूर्ति वाला हो जाएगा। और लास्ट कौन सा बचा? 4 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, और पहली कौन सी? 68, 92 और 2020, ये चारों याद कर लेना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 निम्नलिखित में किससे संबंधित है? भाई 36 से 51 किससे संबंधित है? भाई ये हैं आपके नीति निर्देश तत्व, यानी कि नीति निर्देश तत्व। और ये क्या है? आपसे पूछा जाए अगर इसमें क्या है, ये इसमें क्या है, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, ये कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। किसी समाज में प्रौद्योगिकी विकास महत्वपूर्ण पहलू है और इसके नैतिक एवं विधिक संस्थाओं यानी गैर महत्वपूर्ण पहलुओं के मध्य खाई है। तो किसकी खाई? ये किसने कहा था? ये किसका है कोट? ये आपका है सांस्कृतिक पिछड़ापन, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं।
स्वतंत्रता के समय से भारतीय शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन को सही नहीं माना गया है? यानी नहीं माना गया है, नहीं माना जा सकता, कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च शिक्षा में परस्पर सभी स्तरों के शिक्षा की गुणवत्ता को में सुधार हुआ है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तुओं को दर्शाने वाले सर्वाधिक उपयुक्त पद कौन सा है? तो सर्वाधिक उपयुक्त पद कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गतिशीलता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा आधार सर्वोत्तम ढंग से समझा जा सकता है? तो वो क्या हो जाएगा आपका? अंत्यक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, शैक्षणिक क्रियाक्रमों को आयोजन करने के लिए व्यक्तिगत भिन्नता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण निहितार्थ क्या है? तो वो क्या है? तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी, यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों केंद्र उपागम के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, बुद्धि मापन करते समय परीक्षण में माना जाता है कि कतिपय कालक्रम आयु तक बुद्धि शिक्षा चरण तक पहुंच जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, सामाजिक और भावनात्मक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, और आपको पता है सिर से किस तरफ? पैर की तरफ। ये वाली भी कहानी पता होनी चाहिए, सिर से पैर वाली। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, 12वीं कक्षा के एक छात्र अपने स्कूल में वार्षिक परीक्षा में ए पाने का आकांक्षा है, निम्नलिखित में से कौन सी तत्व उसके अभिप्रेरणा के ऊपर बात करेंगे? बिल्कुल ये क्वेश्चन आपका सी-टेट का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और सी-टेट के पेपर में बता दो कौन से पेपर में का क्वेश्चन है, क्योंकि आपने सी-टेट जब पढ़ा होगा, क्योंकि भाई जो एजुकेशन में यूजीसी नेट एजुकेशन की तैयारी कर रहा है, एजुकेशन में उसने बीएड भी करी होगी। अब बीएड करी है तो इसका मतलब ये है कि उसने एजुकेशन का सी-टेट भी दिया होगा, तो इसका हो जाएगा उपलब्धि की आवश्यकता, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अधिगम सिद्धांत थॉर्नडाई के प्रभाव के नियम से घनिष्ठ रूप से संबंधित है? तो घनिष्ठ रूप से संबंधित कौन सा हो जाएगा? स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, 27 का कौन सी अधिगम सिद्धांत विकासशील संश्लेषण पर जोर देती है? तो वो क्या हो जाएगा? लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, रक्षय युक्तियों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्ति के अहम द्वारा अचेतन, यानी कि अचेतन रूप में, अचेतन मन। चलिए आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, अचेतन मन और चेतन मन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, एक विद्यार्थी परीक्षा में असफल होने पर शिकायत करता है कि परीक्षा सख्त थी, वह किसी भी रक्षा युक्ति का अनुप्रयोग कर रहा है। तो किस का प्रयोग कर रहा है? भाई अपने आप को बचाने के लिए, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? औचित्य स्थापना, यानी कि औचित्य स्थापना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन एक अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए का परीक्षक है? तो वो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शिक्षक किसी भी, तो क्या करता है शिक्षक जो है, आपने देखा होगा शिक्षक जो है किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ को उसे एक तरह से परेशान नहीं करता और समस्या का समाधान भी करता है। तो वही यहाँ बात कर रहा है, शिक्षक किसी भी खलबली के बगैर छात्रों की समस्याओं को निपटाने का या फिर उसको सुलझाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, साइनेटिक्स विधि निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह आ जाएगा सृजनात्मक, यानी सृजनशील बालक से, क्रिएटिव चाइल्ड से।
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्नलिखित में किसके अंतर्गत विभेदक प्रबल यानी कि प्रबलन का सिद्धांत प्रयुक्त होता है? तो विभेदीकरण प्रयुक्त का किसके आ जाएगा? व्यवहार की रचना के बाद, यानी कि व्यवहार की रचना हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे प्रबलन की अनुसूची द्वारा अर्जित व्यवहार को स्थापितता होने का उभाव होता है? तो वो किसके आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिवर्ती अनुपात अनुसूची, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। मानसिक हताश एवं अवसादग्रस्त एक विद्यार्थी को किससे संवेग के रूप में रखा जा सकता है? तो भाई ये जो क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन आपको मानसिकता के ऊपर आएगा, तो वो हो जाता है जब कोई भी चाइल्ड परेशान होता है, इस तरह की चीज़ें आती है, तो क्रोध नहीं होता है, वो दुखी होता है, यानी कि और ये सब चीज़ें उसमें पहले ही चली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। बुद्धि के निम्नलिखित संकल्पनाओं के विकासशील परिप्रेक्ष्य के आधार पर सही कालक्रम से व्यवस्थित करिए। तो इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा? इसमें सबसे पहले आ जाएगा शैक्षणिक बुद्धि, फिर आ जाएगा आपका भावनात्मक, फिर आध्यात्मिक और फिर आचरण, यानी कि ABCD, यानी कि इस तरह से हो जाएगा, ये सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। किसी भी राष्ट्र की प्रगति अधिकांश निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? भाई कि जब किसकी बात कर रहा है? ये कर रहा है आपके प्रामाणिक तकनीक, यानी तकनीक की बात कर रहा है। भाई तकनीक नहीं होगा अगर ये मान लो अभी आपके पास इंटरनेट ना हो, तकनीक ना हो, तो आप क्या अपनी आपको विकास कर पाओगे? देश को विकास कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। शोध कार्य के कुछ सामान्य प्रयुक्त चरण नीचे दिए गए हैं, जिसमें उसकी स्वीकृति तार्किक रूप से पहचाननी है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। शोध की समस्या पहचाननी होती है, फिर उसकी परिकल्पना बनानी होती है, परिकल्पना के बाद उसके संग्रह करना होता है और विश्लेषण करना होता है, फिर आपकी परिकल्पना परीक्षण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा इसका आंसर। याद रखना, कभी भी आपको इस तरह क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले समस्या का आता है, फिर परिकल्पना आ जाती है, परिकल्पना के बाद उसका विश्लेषण किया जाता है, फिर उसकी परिकल्पना शोध यानी कि रिजल्ट निकाला जाता है आखिरी में। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। एक शोधकर्ता अध्ययन करना चाहता है कि खोजी विधि से सीखने की प्रक्रिया का छात्रों की अभिप्रेरणा पर प्रभाव पड़ता है अथवा नहीं। इस स्थिति में अभिप्रेरणा चर को निम्नलिखित में से किसकी संज्ञा दी गई है? तो किसकी संज्ञा दी गई है? तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आश्रित चर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 क्या है? शोध चरों का नामकरण करने का एक शोध के प्रत्यय नामकरण अन्य शोध में प्रयुक्त नाम से डैश होता है। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भिन्न, यानी कि भिन्न होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शोध अभिकल्प में प्रतिदर्श चयन की आवश्यकता न्यूनतम होती है? तो वो किसकी होती है? वो होती है वेस्ट, यानी कि वेस्ट अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में किसी विशिष्ट परिस्थिति में निरूपित सिद्धांत का अथवा नियम के प्रयोजित तलाश करने हेतु किए गए शोध को क्या कहा जाता है? तो किए गए शोध को क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर अनुप्रयुक्त शोध। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। अभिक्षमता परीक्षण में अनिवार्यता होनी चाहिए, तो किसकी अनिवार्यता होनी चाहिए? वो हो जाएगी सर्वोत्तम वैधता, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 क्या कह रहा है? मैच द फॉलोइंग। 43 में तो सबसे पहले आ जाएगा गुण अगुण सहसंबंध। तो ये आपका किससे चल जाएगा? दो चर, यानी कि दो चर मध्यंतर माप में होने चाहिए, यानी कि ये आ जाएगा यहाँ पर। फिर आपका हो जाएगा अनुस्थिति अंतर सहसंबंध। तो दोनों चर अनुक्रमण सूची के माप के स्थान होने चाहिए। दो पंक्ति सहसंबंध, तो ये किस में आ जाएगा? दो पंक्ति सहसंबंध। दो पंक्ति सहसंबंध आपका चला जाएगा इसमें एक चर की रूप में, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। फिर आ जाएगा बिंदु दो पंक्ति सहसंबंध।
तो बिंदु ध्रुव पंक्ति सहसंबंध किस में आ जाएगा, सी में आ जाएगा। एक चर के अवचनिक रूप से होने और उसके दूसरे चर के वास्तविक रूप से द्विवचनिक होना, यानी कि इस हिसाब से कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। बहुविकल्प वाले परीक्षण की मानकीकृत की प्रक्रिया में शोधकर्ता यदि प्रत्येक पद की अनुक्रिया के संदर्भ में एक परिकल्पना का परीक्षण करना चाहता है तो सर्वाधिक उपयुक्त सांख्यिकी जिसमें अनुप्रयोग शोधकर्ता कर सकता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काई स्क्वायर परीक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत 5 विभिन्न राज्यों में सूचना एकत्र करने के लिए एक बेहतर शोध उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो यानी कि इसका क्या आंसर हो जाएगा, प्रश्नावली, यानी कि प्रश्नावली होगा। प्रश्नावली से आप जैसे मैगजीन है या फिर कोई पेपर है उसमें प्रश्नावली ऐड करके उसमें लिख दो कि आपको यहाँ पर सेंड कर देना है, या फिर आपसे कोई कलेक्ट कर लेगा, तो इस तरह से आपको क्या होगा, वो प्रश्नावली भरकर मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। प्रतिदर्श चयन की वह प्रक्रिया जिसमें प्रतिदर्श में चुने जाने वाली क्रम में प्रत्येक इकाई को समान और स्वतंत्र अवसर प्रदान किए जाते हैं, उसे निम्नलिखित में से किस नाम से संबोधित किया जाता है, तो क्या होता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। किसी वैज्ञानिक अध्ययन में विभिन्न चरों के मध्य संबंध को परिमाण करने के रूप में निम्नलिखित में कौन सी व्याख्यात किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, गुणांक, यानी कि गुणांक। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। यदि किसी अध्ययन हेतु लिए गए एक प्रतिदर्श विशेष की विशेषताओं की, यानी कि विशेष की विशेषताओं की व्याख्यात करते हुए परिकलित मान का उपयोग करा जाता है, तो इसके प्रयुक्त सांख्यिकी ओ डैश कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, विवरणात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला विवरणात्मक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। किसी जनजाति के सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं की गहन सूझबूझ के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति उपयुक्त होनी चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिभागी परीक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। शोध की परिस्थितियों में अप्रचलित संख्याओं को निम्नलिखित में से किस में प्रयुक्त होना चाहिए, तो हो जाएगा मध्यांतर प्रदत्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये आपका पेपर 2 का, यानी कि दिसंबर 2014 का पेपर 2 था। इसके बाद पेपर 3 देखेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बच्चों अगर आपको कोई हिंदी में परेशानी लग रही है तो इंग्लिश में ज़रूर क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि हिंदी की वर्डिंग और जो पैराग्राफ यानी कि सेंटेंस है उसमें कई बहुत बार दिक्कत होती है, इसलिए मैं भी बहुत आराम से पढ़ता हूँ, क्योंकि इंग्लिश में तो आपको फ्लुएंटली मिल जाता है, क्योंकि पेपर बनता ही इंग्लिश में है, वो तो बाद में कन्वर्ट होता है हिंदी वालों के लिए, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, इसलिए आपका जो पेपर डाउनलोड होता है उसमें हिंदी में ऐसे क्वेश्चन, इमेज टाइप क्वेश्चन मिलते हैं कि नहीं मिलते, वो यही कारण है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।